आर्य जंक्शन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। इंटरव्यू की नई सीरीज में हम फिर से आपका स्वागत करते हैं। बात करते हैं इंडिया और कनाडा के रिलेशंस की। भारत और कनाडा के रिलेशन काफी कुछ समय से टेंस चल रहे थे, लेकिन अब इनमें एक नई जान फूंकने का काम प्राइम मिनिस्टर कार्नी की विजिट ने किया है। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी ये अभी फिलहाल भारत की यात्रा पर हैं। पहले ये मुंबई, उसके बाद में दिल्ली आए। मुंबई में इनकी जो मतलब जो यात्रा थी, उसका महत्वपूर्ण पॉइंट ये था कि वहां पर कई सारे बिजनेस लीडर से ये मिले। कनाडा के करीबन $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट वहां के विभिन्न ग्रुप्स ने भारत में किया है। और क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं दोनों देशों के बीच में, इकोनॉमिक रिलेशनशिप को कैसे और इम्प्रूव किया जा सकता है, इसके बारे में वहां पर बात हुई। आपको इंडिया और कनाडा की रिलेशनशिप को समझने से पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि दोनों देश एक तरह से एक दूसरे के नेचुरल पार्टनर्स हैं, क्योंकि एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ अगर डायस्पोरा देखें हमारे भारत की, तो वह कनाडा में निवास करता है, जहां से एम्प्लॉयमेंट या उनकी फैमिली टाइज बहुत सिग्निफिकेंट हैं। दूसरा, आप ये भी बता सकते हैं दोनों देशों की जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, ह्यूमन राइट्स के ऊपर दोनों देश जिस हिसाब से आगे राइट्स प्रोवाइड करते हैं, तो यह भी दोनों देशों को काफी क्लोज लाता है। रूल ऑफ लॉ दोनों देशों की एक खासियत है, जहां पर हम जानते हैं कि किसी भी इंसान या ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ कानून के दायरे में ही कार्य करना, किसी को आर्बिट्ररी इम्प्लीकेशन ऑफ लॉ नहीं रखना, यह रूल ऑफ लॉ कहलाता है। दोनों देशों के बीच में विवाद भी थोड़े दिनों पहले काफी थे, जहां पर 2023 में हरजीत सिंह निज्जर की जो एक किलिंग थी, वह काफी चर्चा में रही। और इसने भी भारत के ये जो रिलेशन थी हरदीप सिंह निज्जर की जो किलिंग थी, उसको इंडिया और कनाडा की रिलेशनशिप को काफी प्रभावित किया। पूछ लिया जाए कि ये क्या एपिसोड था, तो आप वहां पर बता सकते हैं कि सर, हरदीप सिंह निज्जर एक सेपरेटिस्ट सिख लीडर थे, जो कि भारत और कनाडा के रिलेशन को उन्होंने काफी इम्पैक्ट किया, क्योंकि उस समय के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की सरकार में जो एक माइनॉरिटी की गवर्नमेंट के साथ में एक उनको जो पार्टी समर्थन कर रही थी, उनमें जो है उस पार्टी की भी एक तरह से एक सिग्निफिकेंट, अगर हम वोट बेस देखें, तो उनके द्वारा भी आता था। यह एक खालिस्तान इशू की वजह से भी है। खालिस्तान इशू आप जानते हैं कि एक सेपरेट पंजाब स्टेट पाकिस्तान कैसे बना सकता है, जिसको वो खालिस्तान नाम देता है बेसिकली। यह एक ऐसा मूवमेंट है जब 1971 में भारत ने पूर्वी पाकिस्तान को अलग किया और उसके बाद में जो है बांग्लादेश का निर्माण जिस हिसाब से हुआ, उसके बाद में खालिस्तान मूवमेंट भी पाकिस्तान एक तरह से ये सपने देखने लगा कि पंजाब के जो इलाके हैं, वो कैसे टूट करके भारत से अलग हों। तो इसलिए 1980s के दशक में वहां पर काफी आर्म्ड इंसर्जेंसी रही। हालांकि उसके बाद में भारत ने यह आर्म्ड इंसर्जेंसी कंट्रोल की, लेकिन फिर भी यह जो प्रदर्शन है यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, या तो वहां पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर, या फिर वहां पर जो है जिस हिसाब से पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है, जैसा मैंने बताया कि जस्टिन ट्रूडो की अपनी सरकार, उनको चलाने के लिए जो आउटसाइड सपोर्ट की जरूरत थी जिन पॉलिटिकल पार्टीज को, वो पॉलिटिकल पार्टीज इनके द्वारा समर्थित थी। तो उसकी वजह से भी जो है वहां पर इस प्रकार की दिक्कतें भारत को फेस करनी पड़ी, जहां पर खालिस्तान का इशू भारत में तो भले ही डाई डाउन हो गया, लेकिन इंटरनेशनल उसका अभी भी प्रभाव उन कंट्रीज में देखा गया या देखा जाता है। भारत इसके बारे में लगातार चिंताएं दर्ज दर्ज कराता रहा था, लेकिन इसी बीच एक खबर आई कि जहां पर हरजीत सिंह निज्जर की जो है वो हत्या हो गई। ये हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद में कनाडा के जस्टिन ट्रूडो ने साफ साफ एक तरह से कहा कि इसमें भारत का ही जो है हाथ है, या इंडियन गवर्नमेंट के एजेंट्स के बारे में उनको क्रेडिबल इनपुट है कि उन्हीं का हाथ है इनको मारने में। मतलब आप साफ समझ गए होंगे कि किसी भी दूसरे देश की धरती पर अगर किसी दूसरे देश की सरकार या उसके जो एजेंट हैं, अगर किसी दूसरे को हताहत करते हैं, मारते हैं, तो उस देश की संप्रभुता के ऊपर या उनके आंतरिक मामलों के ऊपर सीधा चोट है, ये बताना था कनाडा का। हालांकि भारत ने साफ तरीके से उसको इनकार किया, कहा आपके पास अगर कोई सबूत हैं तो आप हमें उनको दीजिए। तो ये एक इंसिडेंट भारत और कनाडा की इंसिडेंट कनाडा के रिलेशन को काफी इम्पैक्ट की हुई थी। उसके बाद में यहाँ तक भी बातें आई कि दोनों देशों के राजदूत जो थे, उनको भी एक दूसरे के देशों से निष्कासित किया गया। एक दूसरे के जो मतलब डिप्लोमेटिक और कॉन्सुलर ऑफिसेज थी, उनमें भी स्टाफ काफी कम किया गया। इकोनॉमिक रिलेशन हालांकि काफी मजबूत रहे। करीबन 20 से $25 बिलियन का ट्रेड हम एक दूसरे कंट्रीज के बीच में करते हैं।
अब यह बात जो है वो मार्क कार्नी की विजिट के द्वारा वापस से भारत और कनाडा के बीच करीबन 75 ईयर की जो लॉन्ग रिलेशनशिप है, उसको वापस पटरी पर लाने का काम किया जा रहा है। आपको पता है कि मार्क कार्नी सेंट्रल बैंक के भी कनाडा के गवर्नर रहे और इनकी जो एक इकोनॉमिक मामलों में पकड़ है, तो इकोनॉमिक मामलों की पकड़ के साथ में ही अब चूंकि उनकी सरकार को जो है कहीं से आउटसाइड सपोर्ट नहीं चाहिए, तो दोनों मामलों को मिलाकर के भारत के साथ में इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिलेशनशिप को वापस से स्ट्रेंथन बनाने के ऊपर विचार चल रहा है और जिस हिसाब से आगे काम हो रहे हैं। दोनों देशों के बीच 75 साल से जो बायलैटरल रिलेशनशिप है, उसको स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा 2018 में मिला, जहां पर भारतीय प्रधानमंत्री की जब G7 की समिट हुई थी कनाडा में और भारत को वहां पर आमंत्रित किया गया, तो जिस हिसाब से हमारे प्रधानमंत्री वहां पर गए, तो उनकी विजिट से जो है दोनों देशों के रिलेशनशिप को एक तरह से रिपेयर करने का चांस मिला। दूसरा जो इंडिया और कनाडा आपस में साथ आ रहे हैं, वो इसलिए भी कोई पूछे कि भाई ऐसा क्या हो गया कि जिससे अब रिलेशनशिप वापस से रीसेट हो रही है, तो आप ये कहें कि जब दोनों देश यूएस के द्वारा जो इम्पोज टैरिफ्स हैं भारत के ऊपर करीबन एक समय में 50% और कनाडा के ऊपर, जबकि यूएस के साथ में उनका नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने के बावजूद भी उनके ऊपर जो टैरिफ लगाए गए, उसकी वजह से भी कनाडा ने, आप देखा होगा कि दावोस में जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की समिट हुई थी, वहां पर भी उन्होंने बताया था ना कि कैसे रूल बेस्ड इकोनॉमिक ऑर्डर को अमेरिका जैसे कंट्री जो हैं वो खत्म कर रहे हैं। तो उसके कारण भी दोनों देश एक तरह से पास आ रहे हैं। आप ये कहें कि सर 2018 के बाद में भारत में कनाडा के किसी भी प्राइम मिनिस्टर की पहली ऑफिशियल विजिट थी, उसको भी जो है एक बहुत पॉजिटिव तरीके से देखा गया। अब इसमें एग्रीमेंट यानी जो अभी मार्क कार्नी साहब की विजिट इंडिया में हुई है, उसमें कौन-कौन से एग्रीमेंट साइन हुए हैं, तो आप ये कहते हैं कि सर दोनों के बीच में करीबन $2 बिलियन यूरेनियम सप्लाई एग्रीमेंट, जो कि करीबन 10,000 टन 2027 से 35 की अवधि में भारत को मिलेगा, उसके बारे में सिग्नेचर हुए हैं एमओयू पर। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि भारत अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम 2047 तक न्यूक्लियर जो पावर जनरेशन है उसको 100 गीगावाट कैसे हो सके, उसकी तरफ आगे बढ़ रहा है। और उसके लिए भारत का हालांकि 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम भी है, लेकिन यूरेनियम तो भारत को चाहिए। हम चाहते हैं कि थोरियम से हमारी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करें, लेकिन उसमें भी कई प्रकार की टेक्नोलॉजिकल दिक्कतें हैं, तो उसको डील करने के लिए हमें यूरेनियम जो है वो स्टॉक पाइल उसका चाहिए। तो उसके लिए करीबन $2 बिलियन का सप्लाई एग्रीमेंट दोनों देशों के बीच में हुआ है। इवन स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर भी कनाडा की तरफ से भारत को, या भारत और कनाडा मिलकर के दोनों जॉइंटली डेवलप करेंगे। अब ये स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर जो हैं वो लार्ज न्यूक्लियर रिएक्टर्स का एक अल्टरनेटिव माना जाता है, जहां पर जो एक तरह से कहते हैं ना कि लाइट या इलेक्ट्रिसिटी जो पैदा होती है वह सिग्निफिकेंटली कम होती है, न्यूक्लियर फ्यूल की रिक्वायरमेंट कम होती है, लेकिन उनको एक तरह से बड़ी लैंड या फिर मतलब किसी वाटर बॉडी के साथ में एस्टेब्लिश करना, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो उनको जो है मल्टीपल सिटीज में उनकी जरूरतों के हिसाब से एस्टेब्लिश किया जा सकता है। इसी तरीके से अन्य क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन को भी दोनों देश कैसे आगे बढ़ाएं, उसके बारे में भी दोनों देशों के बीच में सहमति बनी। अब इससे फायदा क्या होगा? तो आप बताएं कि सर इससे भारत की एनर्जी सिक्योरिटी मजबूत होती है, दोनों देशों के बीच में जो सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन है वह मजबूत होता है, और इसी के तरीके से जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट था, जिसमें भारत ने अपनी ऊर्जा जरूरतों का करीबन 50% जो है वो नॉन फोसिल फ्यूल बेस्ड सोर्सेस से करने के बारे में जो है बात बताई थी, उसको भी काफी एक सिग्निफिकेंट अपलिफ्टमेंट मिलता है। मतलब प्राइम मिनिस्टर कार्नी की विजिट में कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी सीईपीए वो कैसे फाइनलाइज हो जाए इस साल के अंत तक, उसके बारे में बात हुई। और अगले आने वाले 5 साल में हमारा जो इस समय बायलैटरल ट्रेड है करीबन $25 बिलियन का, उसको डबल करके $50 बिलियन कैसे किया जाए, इसके बारे में भी चर्चाएं हुई। दोनों देशों के बीच में अगर व्यापार $25 बिलियन बढ़ता है अगर आने वाले 5 साल में, तो इससे भारत और कनाडा दोनों को ही फायदा होगा। फायदा भारत को इसलिए भी हो सकता है क्योंकि भारत क्रिटिकल एनर्जी जो मिनरल्स हैं, ये मिनरल्स भारत को काफी चाहिए और कनाडा का रोल वहां पर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी तरीके से यूरेनियम, जिसकी मैंने पहले आपको बात बताई, यूरेनियम सप्लाईज के साथ में रिन्यूएबल एनर्जी, एलपीजी के सेक्टर, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और एडवांस रिएक्टर्स के बारे में, जो कि हमारी एनर्जी ट्रांजिशन में भी काफी मदद कर सकते हैं।
एनर्जी ट्रांजिशन का मतलब यह है कि आप फोसिल फ्यूल, अनक्लीन रिसोर्सेज से आप रिन्यूएबल एनर्जी और क्लीन एनर्जी के रिसोर्सेज की तरफ कैसे जा सकते हैं, इसको एनर्जी ट्रांजिशन कहा जाता है। यह एनर्जी ट्रांजिशन आप जब बताएं तो कह सकते हैं कि जब हम सोलर पावर प्लांट लगाते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी पैदा करते हैं, विंड पावर प्लांट, बायोगैस, इथेनॉल के द्वारा हम E20 पेट्रोल अगर बनाते हैं, तो ये सब एनर्जी ट्रांजिशन का ही नजरिया है। एनर्जी ट्रांजिशन से भारत को एक और फायदा होता है कि करीबन करीबन भारत जो कि अपनी जो फोसिल फ्यूल हैं यानी ऑयल की जो रिक्वायरमेंट है और उसका 80% भारत जो है वो बाहर के देशों से आयात के ऊपर डिपेंड होता है, उसकी भी मात्रा कम हो सकती है अगर हम नॉन फोसिल फ्यूल एनर्जी सोर्सेस को आगे बढ़ाएं। इसी के साथ में कनाडा भी अग्री हो गया है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो कि भारत और फ्रांस की ज्वाइंट अध्यक्षता में यहां पर यानी भारत में उसका एक इनाग्रेशन हुआ था, तो वह भी कनाडा ज्वाइन करने का इच्छुक है और ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को भी ज्वाइन करने के बारे में कनाडा ने बात कही है। इसी के साथ दोनों देश ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बनाकर काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स के ऊपर कैसे ध्यान दें, जिससे कि खालिस्तान का जो मुद्दा है या फिर अन्य जो ट्रांसनेशनल क्राइम्स हैं या एक दूसरे के देशों में जो फॉरेन इंटरफेरेंस होते हैं, उनको भी कम किया जा सके। टेररिज्म भारत के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का सबब है। चिंता का एक कारण इसलिए भी है क्योंकि खालिस्तान जिसको पाकिस्तान या अन्य समर्थित जो कंट्री हैं वह इंटेलिजेंस प्रोवाइड करते हैं, तथा ये एलिमेंट जो कि कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूएस या अन्य देशों में एक तरह से उनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड करने की कई बार खबरें आती हैं। तो अगर दोनों देश मिलकर के काउंटर टेररिज्म को अगर एफर्ट को मजबूत करेंगे, तो दोनों देशों के बीच में जो संबंध हैं उनको और ज्यादा इंप्रूव करने में मदद मिल सकती है। तो एनर्जी सिक्योरिटी, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, यह बहुत इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं भारत और कनाडा की रिलेशनशिप के। आपको ये भी बता दें कि कनाडा में करीबन करीबन 18 लाख से ज्यादा जो है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, जो कि उस देश की करीबन 4% पॉपुलेशन है। आप ये भी बता सकते हैं कि सर कनाडा इंडो पैसिफिक की डॉक्ट्रिन में भी भारत की मदद करने के बारे में बात कर रहा है, जहां पर इंडियन और पैसिफिक ओशियन को मिला करके देखना और भारत का जो एक इंक्रीज्ड रोल है, एक तरह से नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का रोल भारत जो प्ले करता है इंडियन ओशियन में, तो पैसिफिक और इंडियन ओशियन को साथ में मिला करके देखने की भारत तथा अन्य कई वेस्टर्न कंट्रीज की जो एक प्रायोरिटी है, उसमें भी कनाडा एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट पार्टनर बन सकता है। और वो ये तब जब चाइना के द्वारा भी कई सारे रूल बेस्ड इकोनॉमिक ऑर्डर्स या रूल बेस्ड जो पॉलिटिकल ऑर्डर्स हैं, उनका सम्मान नहीं किया जाता हो। केस इन पॉइंट आप बता सकते हैं जिस हिसाब से फिलीपींस या साउथ चाइना सी में जो फिलीपींस के साथ में विवाद चल रहा था और परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का डिसीजन आने के बावजूद भी चाइना ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। फिलीपींस के फेवर में आया था लेकिन चाइना ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। और जिस हिसाब से आए दिन इंडो पैसिफिक में भी कई प्रकार की दिक्कतें आती हैं और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के बारे में सारे कंट्रीज मिलकर के बात करते हैं, इसी के साथ उस एरिया में कैसे ट्रेड को और ह्यूमन राइट्स को प्रिंसिपली हम बचा सकते हैं, उसको भी इंडो पैसिफिक डॉक्ट्रिन काफी बड़ी जो है वो हेल्प कर सकती है। तो भारत और कनाडा के रिलेशंस को आपको इन तरीके से देखना है। जब हम बात करते हैं भारत और कनाडा की, तो आप ये भी बता सकते हैं कि सर दोनों देश एक तरह से मिडिल पावर हैं और जिस हिसाब से प्राइम मिनिस्टर कार्ने ने भी कहा था कि जिस ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्डर का सम्मान इस तरीके से नहीं हो रहा है, मिडिल पावर्स को साथ में आना चाहिए। बात करते हैं सुपर पावर से मिडिल पावर्स में भी अगर पूछ लिया जाए क्या होता है, तो आप ये कह सकते हैं कि सर सुपर पावर्स बेसिकली मिलिट्री, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली काफी एडवांस्ड है, उनका इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट है वह भी काफी एडवांस्ड है। लेकिन मिडिल पावर्स भी थोड़ा उनसे कम होंगे, लेकिन उनकी भी एक तरह से मतलब जो क्षमताएं हैं वह कम नहीं है। अगर हम पॉपुलेशन की ट्रेजेक्टरी के बारे में बात करें, इकोनॉमिक हेफ्ट के बारे में बात करें, एक्सपोर्ट पोटेंशियल के बारे में बात करें, तो यह भी सिग्निफिकेंट है। हालांकि मिडिल पावर्स जो हैं वो कमजोर पड़ जाते हैं या तो पूरे के पूरे ट्रेड या मिलिट्री एक्सपेंडिचर में या खुद के हार्ड पावर में जहां पर फाइनेंशियल या फिर जो इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाई जाती हैं इन कंट्रीज के द्वारा सुपर पावर्स में, वो जो है मिडिल पावर्स की कैपेसिटी नहीं होती। तो अगर आपसे ये भी पूछा जाता है कि मिडिल पावर या फिर सुपर पावर से आप क्या समझते हैं, तो ये डिफरेंस बता सकते हैं।
एक जैसे एक एग्जांपल के तौर पे आप देखें तो यूएस का जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है बाकी के जो नीचे 6 कंट्रीज आते हैं यानी यूएस रैंकिंग 1 है, लेकिन जो सारे के मिलाकर के अगर अपन नीचे 6-7 कंट्री देख लें तो उनके द्वारा सम्मिलित रूप से भी किया गया जो एक्सपेंडिचर है ना, उससे भी ज्यादा यूएस एक्सपेंडिचर करता है अपनी मिलिट्री पर। तो आप देख सकते हैं एक एंगल कितना है। $24 ट्रिलियन के आसपास अगर यूएस की इकोनॉमी है और अगर बाकी के मिडिल पावर अगर भारत के बारे में बात करें तो $4.2 ट्रिलियन के आसपास की इकोनॉमी, तो वहां पर भी आप डिफरेंस देख सकते हैं। मिडिल पावर्स का डिफरेंस यहां पर भी देख सकते हैं, जब यूएस का अगर इकोनॉमिक सैंक्शंस की जो एक पावर है वह भारत की, जैसे अगर अपन बात करें 50% टैरिफ की वजह से जो दिक्कतें खड़ी हुई हैं, तो मिडिल पावर्स और सुपर पावर के बीच में भी आपको इन चीजों को पता होना चाहिए। तो ये इंडिया और कनाडा के रिलेशनशिप के बारे में डिफरेंट डायमेंशंस हैं, किस हिसाब से रिलेशनशिप को रीसेट किया जा रहा है, या प्रधानमंत्री जो कारणे हैं उनकी विजिट के बाद में भारत और कनाडा के बीच में रिलेशनशिप को एक नया आयाम कैसे मिल सकता है, इसके बारे में मैंने आपको समझाया। अगर आपको ऐसे ही चीजें मतलब समझनी है तो आप आर्य जंक्शन के चैनल से लगातार ऐसे ही जुड़े रहें। टेलीग्राम पर भी जो हमारी इंटरव्यू की सीरीज है उसमें ऑडियो सीरीज के माध्यम से हम काफी टॉपिक्स को आपको समझाते हैं, जो कि आपके लिए इंटरव्यू की दृष्टि से भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। इन चीजों का इस्तेमाल आप अपने मेंस के आंसर को लिखने में, अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने में और अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन को एक नई रफ्तार देने में भी कर सकते हैं। तो आज ही हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करें या फिर हमारे टेलीग्राम के चैनल को भी ज्वाइन करें। हम यहीं रुकेंगे। थैंक यू वेरी मच।